औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स। इम्यूनिटी यानी मदाफ़ती निज़ाम। एक्चुअली ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, बॉडी का हिस्सा है जिसको डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। इसका काम है कि किसी भी फॉरेन मटेरियल, पैथोजन यानी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी टॉक्सिन, जहरीला मादा हमारी बॉडी में जाता है तो ये उसको एज एनिमी पहचानते हैं, फिर यानी रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद या तो इसको फौरी तौर पर खा लिया जाता है, कुछ सेल जैसे फैगोसाइटोस करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स में हमने पढ़ा है, या फिर कुछ ऐसे मटेरियल प्रोड्यूस किए जाते हैं जैसे इस फॉरेन मटेरियल को स्पीड के साथ और बड़ा इफेक्टिवनेस तरीके से, एफिशिएंसी के साथ बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अगर इसकी डेफिनेशंस की बात की जाए तो ये कैपेसिटी है या एबिलिटी है पहचानने की, रिकॉग्नाइज द इंट्रूजन यानी दखल अंदाजी को, ऑफ एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल जो फॉरेन यानी गैर मुल्की है, बाहर से है, बॉडी के बाहर से, और एंड टू मोबिलाइज, और ये फिर एक तो पहचानते हैं, दूसरा फिर ये मूव करते हैं, मोबिलाइज करते हैं सेल या सेल के प्रोडक्ट्स को, ताकि वो इस पर्टिकुलर फॉरेन मटेरियल को रिमूव करें। किस तरह से? विद ग्रेटर स्पीड यानी तेजी के साथ, कि वो कोई डैमेज करे, नुकसान पहुंचाए बॉडी को इससे पहले, और इफेक्टिवनेस, बड़ी एफिशिएंसी के साथ, पुरअसर तरीके के साथ। तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो हमारे 3 बैरियर है, 3 रुकावटें हैं इनके लिए। ये जो फॉरेन मटेरियल, बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में दाखिल नहीं हो सकते, तो 3 रुकावटें हैं। पहली रुकावट तो फिजिकल बैरियर यानी स्किन है। स्किन के ऊपर लेयर्स ऐसी है कि यहाँ से जब तक कट ना लगे, जख्म ना लगे, वायरस और बैक्टीरिया नहीं दाखिल हो सकते, यानी स्किन होगी। फिर दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी अगर हम खाना खाते हैं उसके साथ बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वाली लाइन इनको म्यूकोसा या म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, ये भी इनको डैमेज करती है। और फिर अगर वो बॉडी में दाखिल ही हो जाते हैं तो दूसरा डिफेंस या रुकावट जो है वो फैगोसाइट्स जो है रोल प्ले करते हैं। फैगोसाइट्स वो सेल्स जो निकल के इन फॉरेन मटेरियल को खाते हैं, और ये हमने पढ़ लिया है पेज नंबर जो है पीछे ब्लड सेल्स में, पेज नंबर 309 पे। 2 हो गए। तीसरा मैकेनिज्म जो है जिसको एक्चुअली इम्यून सिस्टम कहते हैं, ये डिफेंस का तीसरा हिस्सा है, तीसरी रुकावट है। फॉरेन मटेरियल के या फॉरेन इन्वेडर्स के अगेंस्ट यही इम्यून सिस्टम कहलाता है। एक्चुअली ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये एंटीबॉडीज, एंटीजन और एंटीबायोटिक्स में फर्क क्या है। वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन बॉडी में जाता है तो जिस प्रोटीन के वो बने होते हैं उसको नाम देते हैं एंटीजेंस। एंटीजन या इम्यूनोजन, एंटीजन या इम्यूनोजन, और इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी, ये एंटीजन या इम्यूनोजन, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तबाह करने के लिए, वो भी प्रोटीन है, और उस प्रोटीन को नाम देते हैं एंटीबॉडीज। यानी जरासीम की प्रोटीन एंटीजन या इम्यूनोजन, और हमारी बॉडीज के अंदर जो इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोटीन बनती है वो एंटीबॉडीज। और वो मेडिसिन जो हम मेडिकल स्टोर से लेके आते हैं इनको मारने के लिए, बैक्टीरिया वगैरह को, एक्चुअली वो हमारी बॉडी की हेल्प करती हैं, उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स तो 3 टर्म्स होगी, एंटीजन, एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक्स। तो ये तीनों आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो हो गया इम्यून सिस्टम, तीसरी रुकावट। फिर अब इम्यून सिस्टम के आगे कंपोनेंट यानी अज्जा क्या है। ये लिम्फोसाइट, ये भी 309 पेज पे आपको बताया हुआ है। ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं, उसमें भी मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट है। फिर लिम्फोसाइट आगे 2 तरह के हैं, बी एंड टी। अब ये बी और टी नाम इनको क्यों दिया गया है? तो ये लिम्फोसाइट टी एक्चुअली थाइमस से है।
ये थाइमस ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं, और थाइमस यहाँ पे ट्रेकिया के एंड पे ब्रोंकाई से पहले यानी इस जंक्शन पे ये मौजूद होता है, ये थाइमस ग्लैंड। तो ये यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए इनको टी के नाम से ज़ाहिर करते हैं। जबकि बी जो है वो बुर्सा से है। बुर्सा एक्चुअली चिकन के जो कोलोइकल ओपनिंग है, जहां से बीट निकलती है उसकी, कोलोइकल ओपनिंग कहते हैं, कोलोइका उसके अंदर होते हैं, ये भी ग्लैंड हैं। तो ये बुर्सा ऑफ फेब्रिसियस नाम दिया जाता है, इसी से ये बी वर्ड लिया है। अब ये बुर्सा ऑफ फेब्रिसियस एक्चुअली ये कहाँ मौजूद है? क्लोएका ऑफ यंग बर्ड्स के क्लोएका में मौजूद होता है। तो इस तरह से टी फॉर थाइमस से और बी फॉर बुर्सा ऑफ फेब्रिशियस क्लोएका ऑफ यंग बर्ड्स में, जहां पे इनसे ये नाम दिया गया है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये इसमें डिस्कवर हुए थे। तो ये दो तरह के हो गए लिम्फोसाइट्स। तो अब आगे इसमें एंटीबॉडीज क्या हैं जी? जैसे एंटीजन जो है वो अम्यूनोजन है, इस तरह से एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। एंटीबॉडीज अम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम का हिस्सा, ग्लोबुलर प्रोटीन दो तरह की प्रोटीन है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है तो इसलिए बन गया इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं इनको, लेकिन नॉर्मली इनको एंटीबॉडीज नाम दिया जाता है। तो ये वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में ये प्रोड्यूस होते हैं। किसके रिस्पॉन्स में? कोई भी पैथोजन जब बॉडी में दाखिल होता है उसकी प्रोटीन को एंटीजन कहते हैं या इम्यूनोजन नाम दिया जाता है। तो इनके अगेंस्ट हमारी जो इम्यून सिस्टम है ये इनको इमोबिलाइज करता है, यानी दो तरह से कंट्रोल करता है। या तो अगर वो चल फिर के हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचा रहे तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा? उसको एक जगह पे रोक देगा, इमोबिलाइज कर दिया जाएगा और फिर डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अगर वो एक जगह रुक के डैमेज कर रहा है हमारी बॉडी को तो क्या किया जाएगा? उसको रुकने नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको मूव किया जाएगा, रैंडम मोशन में उसका रखा जाएगा ताकि वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके और अल्टीमेटली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो यानी दो वेज हो गए, या तो रोक के इमोबिलाइज करके या उसको कंटिन्यूअस मोशन में रख के डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो एंटीजन या अमीनोजन जो जरासीम की प्रोटीन है, तो ये फॉरेन सब्सटेंस होता है। तो ये प्रोटीन एक्चुअली स्टिमुलेट करती है हमारे इम्यून सिस्टम को। ये एंटीजन या अमीनोजन प्रोटीन है, ये स्टिमुलेट करती है। इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं इन्हीं को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अब ये एंटीबॉडीज जो हैं ये कौन प्रोड्यूस करता है? तो बी लिम्फोसाइट। तो दो तरह के लिम्फोसाइट है, एक बी और एक टी, लेकिन बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करने हैं और इनको प्रोड्यूस करने के बाद ये लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम हमने पढ़ लिया उसमें छोड़ देंगे और अल्टीमेटली ब्लड में वेयर दे सर्कुलेट फ्रीली, और फ्रीली ये टिश्यूज फ्लूइड तक चले जाते हैं, टिश्यूज तक चले जाते हैं, और जहाँ पे भी इनको एंटीजन मिलेगी यानी पैथोजन मिलेगा उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। अब एंटीबॉडीज क्या हैं? तो इनके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो पहले ये नीचे इस डायग्राम के नीचे ये इंपॉर्टेंट है, ये भी तो पूरा टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? तो दो तरह की चेन्स पर बना हुआ है। ये एक लाइट चेन है और दूसरी हैवी चेन है, और फिर आपस में ये डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे भी गौर करेंगे, आपकी बुक्स में होगा ये V लिखा होगा, यहाँ पे C लिखा होगा, यानी ये जो ऊपर है V और नीचे C। V फॉर वेरिएबल अमाइनो एसिड, क्योंकि ये प्रोटीन नेचर है और प्रोटीन किसकी बनी होती है? अमाइनो एसिड्स की। तो ये ऊपर की तरफ ये वेरिएबल अमाइनो एसिड मतलब ये हिस्सा इनका तब्दील होता रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसा पैथोजन आएगा उसके मुताबिक चेंज होता है। जबकि नीचे वाला C फॉर कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं, ये चेंज नहीं होते, यानी ये हिस्से इनके जो ऊपर वाले हैं ये वेरिएबल अमाइनो एसिड है, ये जरूरत के मुताबिक चेंज होते हैं, जबकि ये निचले वाले हिस्से ये चेंज नहीं होते हैं। इनको कांस्टेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस कहते हैं और ऊपर वाले को वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं? सपोज अगर ये पैथोजेंस हैं तो ये एंटीबॉडीज के ऊपर भी जो यहाँ पे ये वेरिएबल है इसके मुताबिक चेंज होती है,
और ये फिट बैठ जाते हैं कहाँ पे, ये पैथोजिन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, साइट ऑफ अटैचमेंट होती है, इसके मुताबिक इनकी मॉडिफिकेशन होती है। और हो सकता है एक एंटीबॉडी एक से ज्यादा पैथोजिन की प्रोटीन्स को इस तरह से पकड़ ले और इस तरह से एक क्लस्टर बन जाए, पूरा ग्रुप बन जाए। तो इस तरह से जो क्लस्टर बनता है तो व्हाइट ब्लड सेल जो फैगोसाइटोस करते हैं, निगल के खाते हैं, इनको आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे और इनको निगल के डिस्ट्रॉय कर देते हैं या अदर वे इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो एंटीबॉडीज एक्चुअली हेल्प कर रही हैं फैगोसिटिक एक्शन को। फिर आगे इसमें दो तरह का एक्शन है, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स है और दूसरा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इसको नाम देते हैं। तो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स जो है टी सेल से रिलेटेड है, जबकि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बी सेल से रिलेटेड है। तो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स में टी सेल्स एक तो पहचानते हैं, एक काम करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को, जो भी बाहर से जरासीम आता है उसको पहचानेंगे, उसके साथ कम्बैट करेंगे, मुकाबला करेंगे, लड़ाई करते हैं और एक्चुअली यही ज्यादातर मरते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ लड़ते हैं। या फिर दूसरा काम इनका ये रिजेक्शन का रोल प्ले करते हैं। कोई भी हम अगर ट्रांसप्लांट करते हैं, टिश्यू ट्रांसप्लांट मतलब किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट और एनी काइंड ऑफ ट्रांसप्लांट, यानी फॉरेन टिश्यू दूसरे बंदे से लेके जो टिश्यू हम अपनी बॉडी में लगाते हैं पेशेंट की, तो ये उसको रिजेक्शन का जो बाइस बनता है वो टी सेल्स ये काम करते हैं। तो एक्चुअली इन्हीं को लाया जाता है कुछ मुख्तलिफ मेडिसिन दे के ताकि ये रिएक्शन ना करें। तो इस तरह के रिएक्शन को यानी कम्बैट करना या टिश्यू रिजेक्शन, इसको सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स कहते हैं और ये टी सेल्स करते हैं। जबकि दूसरा जो है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है, ये बी सेल्स करते हैं। ये भी पहले स्टेप पे रिकॉग्नाइज करेंगे फौरन जो भी प्रोटीन है जो पैथोजिन है, और फिर सेकंड स्टेप ये प्लाज्मा सेल क्लोन, ये डायरेक्टली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करते, रिकॉग्नाइज करने के बाद प्लाज्मा सेल क्लोन प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली ये प्लाज्मा सेल क्लोन ये कहने सैंपल, ये एक सांचा तैयार होता है। एक्चुअली इस सांचे से फिर यानी सिंथेसाइज की जाती हैं और लिबरेट यानी प्रोड्यूस की जाती हैं एंटीबॉडीज। तो इसका मतलब रिकॉग्नाइज किया सांचा यानी प्लाज्मा सेल क्लोन प्रोड्यूस किए, फिर आगे एंटीबॉडीज धड़ाधड़ बनने लग जाती हैं और ये टिश्यू फ्लूइड, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, टिश्यू फ्लूइड हर जगह पहुंच जाती हैं। तो एंटीबॉडीज फिर अटैक करती हैं बैक्टीरिया या वायरस और उसके इस तरह से पकड़ लेती हैं, क्लस्टर बना लेती हैं, जो भी वो डिफरेंट वेज हैं उनके आगे। तो बहरहाल उनको रोक लेती हैं या स्पीड अप कर देती हैं उनके निगलने के अमल को यानी फैगोसाइटोसिस को, या फिर कंबाइन कर देती हैं और उनके जो केमिकल्स यानी पॉइजनस केमिकल्स जिनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं उनके अगेंस्ट वो एंटी टॉक्सिन यानी तरियाक प्रोड्यूस करती है। यानी दो काम, निगलने में मदद करती हैं या फिर उनके टॉक्सिन यानी जहर के अगेंस्ट तरियाक यानी एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं। इस तरह के रिस्पॉन्स को कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। और ये कौन से सेल कर रहे हैं? बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये दो तरह के रिस्पॉन्स हो गए। अब एक्चुअली हम जो वैक्सीन लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन लेते हैं, जैसे पोलियो, हर कोई वाकिफ है पोलियो वैक्सीन। तो ये क्यों नहीं आती? एक्चुअली ये वैक्सीन जो होती है इसके अंदर ये जरासीम मौजूद होते हैं, लेकिन या तो वो डेड हालत में होंगे, मुर्दा हालत में होंगे, या इतने कमजोर होंगे, वीक होंगे कि वो बीमारी काज नहीं करेंगे। लेकिन फिर उनको हमारी बॉडी में इंजेक्ट क्यों किया जाता है? इसलिए इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उनको पहचान ले एज एनिमी, इससे पहले कि वो ताकतवर जरासीम आए और हमारे बॉडी पे हावी हो जाएं, उससे पहले ही हमारी बॉडी उनको एनिमीज के तौर पर जान ले, और जब एक्चुअल जरासीम आए तो उससे पहले हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज वगैरह प्रोड्यूस हो चुकी हो या हमारी बॉडी तैयार हो उसके लिए, उस एनिमी को फौरन पहचान ले और उसके अगेंस्ट एक्ट करे। तो जब वैक्सीन लगाई जाती है किसी भी स्पेसिफिक डिजीज की यानी एंटीजन के अगेंस्ट, किसी बैक्टीरिया या वायरस की प्रोटीन के अगेंस्ट, तो हमारा जिसम इम्यून हो जाता है उस इन्फेक्शन या डिजीज के अगेंस्ट। अगर हम वैक्सीन पोलियो के अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स या मीजल्स, स्मॉल पॉक्स यानी चीचक, ये तो दुनिया से अब खत्म हो गई है। मीजल्स, खसरा वगैरह या खसरा भी कहते हैं इसको, मम्स, कानपेड़े वगैरह, इसकी अगर लाइफ में हम ले आते हैं एक दफा वैक्सीन हो जाए तो पूरी जिंदगी के लिए हमारे
जान छूट जाती है, हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है, सिवाय पोलियो के। और पोलियो के खतरे 5 साल तक, 5 साल के बाद क्योंकि नर्वस सिस्टम पूरी तरह डेवलप हो जाता है, फिर इसका इफेक्ट नहीं होता पोलियो वायरस का। इससे पहले पहले ये बच्चों को पोलियो के खतरे लाने पड़ते हैं। ये होगी इम्यूनिटी। अब इसकी आगे 2 टाइप्स हैं इम्यूनिटी की, एक एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है, दूसरी पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। एक्टिव का मतलब कि हमारी बॉडी जो खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, तो इसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी मतलब कि बॉडी ने खुद प्रोड्यूस नहीं किया, बाहर से किसी और से एंटीबॉडीज लेके उस पेशेंट को लगा दी, इसको पैसिव कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी कब डेवलप होती है? या तो हम वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन बॉडी में दाल करते हैं और बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि पर्सन के इम्यून सिस्टम खुद प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। तो एक्टिव इम्यूनिटी एक और तरीके से भी प्रोड्यूस होती है, जब बंदा खुद एक्चुअली बीमार हो जाए, उस बीमारी से फिर बच जाए, सरवाइव कर जाए। तो कैसे सरवाइव किया? एक्चुअली उसकी बॉडी ने उस जरासीम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ली। तो 2 तरह से हमारे जिस्म के अंदर ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, हमारा जिस्म खुद प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। जो वैक्सीन देने के बाद डेवलप होती है उसको नाम देते हैं आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अगर बंदा बीमार हो जाता है, उसके बाद उसके जिस्म में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, इसको नाम देते हैं नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, कि हमारे जिस्म ने खुद ब खुद रिस्पॉन्स दे दिया। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी आगे फिर 2 तरह की होगी। फिर एक तो एक्टिव इम्यूनिटी, फिर दूसरे पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी एक्चुअली पेशेंट के पास टाइम कम हो, अगर यानी बॉडी जो है एंटीबॉडी जितनी देर में प्रोड्यूस करे उतनी देर में पेशेंट की डेथ होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो, कभी चांसेस हो, मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो हाईली एक्टिव हो, यानी इन्फेक्शन इतनी तेजी से जिस्म के अंदर फैले के वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने से पहले डेथ हो जाए, जैसे सांप के कांटे से। तो ये एक्टिव इन्फेक्शन होती है। तो इसके लिए फौरी तौर पर तो पैसिव इम्यूनिटी लगाई जाती है, जिसको नाम देते हैं एंटीबॉडीज, यानी एंटी सीरम। ऐसे ब्लड सीरम जिसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हों, एंटी सीरा लगाया जाता है। और अगर स्पेसिफिक सांप के रिलेटेड है तो एंटी वेनम भी कहते हैं, वेनम नहीं, वेनम। तो इसमें पेशेंट को सपोर्ट दी जाती है। पेशेंट की बॉडी खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करती, एंटीबॉडीज यूटिलाइज होके उसके जिस्म से खत्म हो जाती हैं। एक्टिव जो है वो मुश्किल रहती हैं, पैसिव क्योंकि बॉडी ने खुद नहीं बनाई, इसलिए वो मुकाबला करने के बाद डिजीज के जैसे ही इस्तेमाल हो जाएंगी तो जिस्म से खत्म हो जाती हैं, जब तक कि पेशेंट की अपनी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। तो पैसिव इम्यूनिटी जो एक्टिव इम्यूनिटी के कंट्रास्ट जो है एंटीजन जो है वो आर इंट्रोड्यूस टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीजन प्रोड्यूस किया वैक्सीन की शक्ल में, यानी इंट्रोड्यूस किया गया, तब वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। जबकि पैसिव में ऐसा नहीं, बल्कि उसमें ऑलरेडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कर दिया जाता है किसी और पर्सन से या किसी और जानवर से लेके, जो ऑलरेडी एक सीरा की शक्ल में मौजूद है, यानी जिसको एंटी सीरा प्लूरल और एंटी सीरम सिंगुलर कहते हैं, ये पेशेंट को लगा दी जाती है। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी उसके जिस्म में प्रोड्यूस होती है दूसरे के जिस्म से एंटीबॉडीज लेके, उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो बॉडी में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स यानी एंटीजन पैथोजन की प्रोटीन और एंटीबॉडीज जो डिफेंस के तौर पर प्रोटीन प्रोड्यूस होती है, इस तरह से ये कम्प्लेक्स बनते हैं। तो इन कम्प्लेक्स को बनाने का फायदा क्या है, फैगोसाइट्स जो निकलने वाले सेल्स इनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे और पहुंच जाएंगे, निकल जाएंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, और पेशेंट जो है वो स्पेयर्ड हो जाता है, बच जाता है द कॉम्प्लिकेशंस, यानी उस बीमारी की पेचीदगियों से और में भी डेथ से, पॉसिबल डेथ से भी बच जाता है। पैसिव इम्यूनिटी क्योंकि ये इमीडिएट रिक्वायर्ड है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इमीडिएट देती है क्योंकि बनी बनाई मिल जाती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये
प्रोडक्शन में टाइम लगता है, तो इसलिए जल्दी चाहिए, तो ये फिर पैसिव इम्यूनिटी लगाई जाती है, एंटीबॉडीज दे दी जाती हैं इसको। जैसे ही ये इंजेक्ट की जाती है, इसके बाद इसके लेवल एकदम गिरेगा, क्योंकि ये यूज अप होगी उस जो पैथोजन के अगेंस्ट, और बाद में ये ख़त्म हो जाएगी। तो नो मोर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन नहीं होगी जब तक खुद बॉडी को स्टिमुलेट ना किया जाए। अब ये मेथड रिक्वायर्ड क्यों है, क्यों चाहिए होता है? ये उस वक्त पैसिव इम्यूनिटी का मेथड रिक्वायर्ड होता है जब मुकाबला करना हो एक्टिव इन्फेक्शन। एक तो होगी इन्फेक्शन, जरासीम आया, स्लोली डेवलप हुआ बॉडी में, और उसी दौरान में हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ली। लेकिन ये वाले जो है ये एक्टिव इन्फेक्शन कहलाती है, यानी बहुत तेजी से बॉडी के अंदर ये इन्फेक्शन का होती है कि पेशेंट की बॉडी को टाइम ही नहीं मिलता कि वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें। और वो क्या चीजें हैं, जैसे टेटनस, सड़क वगैरह के ऊपर रगड़ लगती है, जो गोबर होता है इसका, घोड़ों का, गधों का, उनकी लेद जो होती है उसमें ये वायरस पाया जाता, ये बैक्टीरिया पाया जाता है, टेटनस बैक्टीरिया, ये बड़ी तेजी से इफेक्ट करता है। फिर इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस हो सकता है, रेबीज हो सकता है कुत्ते बिल्ली वगैरह के काटने से, स्नेक बाइट वेनम यानी सांप के कांटे का जहर हो सकता है। ये बहुत तेजी से किल करती हैं इंसानों को, इसलिए इनको कहते हैं एक्टिव इन्फेक्शन। तो इनके अगेंस्ट फौरी तौर पर, यानी इनको हम कहें जी जहर फैल गया जिस्म में, और जहर को काट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, त्रियाक, जिसको एंटी वेनम या एंटी सीरम कहा जाता है। ये त्रियाक इन द केस ऑफ स्नेक बाइट, तो वेनम के या उसके जहर के अगेंस्ट पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस की जाती है, यानी बनी बनाई लेके उसको इंजेक्ट कर दी जाती है पेशेंट को जिसको इसने सामने काटा है, तो एंटी टॉक्सिन यानी त्रियाक डाल दिया जाता है उसकी बॉडी में। तो सीरम, तो इस सूरत में नॉर्मली तो इसको एंटी सीरम कहते हैं, लेकिन अगर वो वेनम है, जहर का त्रियाक है, सांप के जहर का, तो इसको एंटी वेनम सीरम भी कहा जाता है। तो ये दो टाइप्स होगी। फिर इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एड्स के रेफरेंस से बात की हुई है। तो एड्स से हम वेरी मच फेमिलियर। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्चुअली ये जो इम्यूनिटी हमने पढ़ी है, ये एड्स का वायरस एक्चुअली इसी इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। जब इस हमारे डिफेंस को, इम्यून सिस्टम को ये डैमेज कर देता है, तो इसका मतलब हमारे बॉडी के तो फौजी मर गए। तो बाहर से कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस आएगा, उसको आगे से यानी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। वो आसानी से पहले जो नॉर्मली हमें छोटे मोटे जरासीम हमें पता भी नहीं चलते थे, वो भी हावी हो जाएंगे, यानी हमारी बॉडी स्कम हो जाएगी। स्कम यानी दब जाएगी उस बैक्टीरिया और डिजीज या कैंसर की वजह से, जो कि नॉर्मली आम हालात में अगर हमारा डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम काम कर रहा है तो हमें पता भी नहीं चलता ये काम हो गया, उनको खत्म कर देता है हमारी बॉडी। तो ये जो है इसका अभी तक नॉन यानी क्योर मौजूद नहीं है, अभी नॉन नहीं है। अब ये स्प्रेड कैसे करता है? स्प्रेड ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, यानी जो ब्लड देते हैं पेशेंट को, अगर ब्लड पेशेंट एड्स का पेशेंट है, उसी का ब्लड आगे लग गया तो ये इस तरह से आगे फैल सकती है। या फिर सेक्सुअल कंटेक्ट्स, इन्फेक्टेड पर्सन अगर किसी को एड्स है उसके साथ सेक्सुअल कंटेक्ट से भी ये फैलती है, आगे ट्रांसमिट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया पूरा सिलेबस, एक्सरसाइज आएगी है। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज जी।